बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश के आईसीटी ने यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने आज मौत की सज़ा सुनाई है। उन्हें ये सज़ा मानवता के खिलाफ अपराध मामले में सुनाई गई है। इस मामले में और क्या-क्या जानकारियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उसके लिए हम हमारी साथी निकिता हैं। निकिता हमें बताएँगी इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या था? किन-किन आरोपों के तहत शेख हसीना को दोषी ठहराया गया है? और अब जब शेख हसीना भारत में हैं और ये सज़ा सुनाई गई है, यानी कि मौत की सज़ा सुनाई गई है शेख हसीना को, तो क्या उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा? इन सारे जो टॉपिक्स हैं, उन पे बात करने के लिए हम निकिता से समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या कुछ हो सकता है इसमें, इस पूरे मामले में। निकिता, सबसे पहले आज जो फैसला आया है, शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कोर्ट में क्या हुआ? किन-किन आरोपों के तहत, हालाँकि उस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ? जी, बिल्कुल आसिफ़। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मामला क्या था। तो ये पूरा मामला पिछले साल तकरीबन जुलाई-अगस्त के दौरान हुआ, जब बांग्लादेश में छात्रों का एक प्रदर्शन शुरू हुआ। वहाँ पे रिज़र्वेशन का जो सिस्टम है सरकारी नौकरियों में ख़ासकर, उसके खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया था कि कौन-सी कैटेगरी को कितना रिज़र्वेशन मिलेगा। तो जब प्रदर्शन धीरे-धीरे बढ़ने लगा तो शेख हसीना उस वक़्त वहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो उनकी सरकार ने छात्रों की कई माँगें मान भी ली। जो उन्होंने बिल पेश किया था रिज़र्वेशन को लेके, वो वापस ले लिया। लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन थमा नहीं। धीरे-धीरे ये प्रदर्शन रिज़र्वेशन से हटकर सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन में तब्दील हो गया और जितने भी छात्र जो इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रोटेस्ट में, वो शेख हसीना के इस्तीफ़े की माँग करने लगे। पूरे देश में जब प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था, उग्र होता जा रहा था, बहुत जगह हिंसा हुई, बहुत सारे छात्रों की इस दौरान मौत हो गई, प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। तो जब शेख हसीना पर दबाव बढ़ता गया, तो 5 अगस्त 2024 की वो तारीख थी, जिस दिन शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई और इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा आधिकारिक रूप से सौंप दिया और डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने अपनी पोज़ीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके बाद बांग्लादेश में एक नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी, एक इंटरिम चीफ़ एडवाइज़र नियुक्त किए गए मोहम्मद मोहम्मद यूनुस। यूनुस। जी, तो वो अब पूरे सरकार सँभाल रहे हैं। तो इसके बाद शेख हसीना पर जो प्रदर्शनकारी थे उनकी हत्या, हिंसा नहीं रोक पाने में, हिंसा रोकने में नाकाम रहने और ऐसे कई मामलों में उनको उनके ऊपर आरोप तय किए गए थे। आरोप लगाए गए थे, केस दर्ज हुए थे, जिन पर सुनवाई लगातार चल रही थी बांग्लादेश के अलग-अलग कोर्ट में। इसके बाद ये पूरा मामला बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट को, आईसीटी को सौंप दिया गया, जिस पर पूरी जाँच और क्या कहते हैं कार्रवाई के बाद आज उनके खिलाफ ये फैसला आया है। तो शेख हसीना के अलावा बांग्लादेश के जो उस वक़्त होम मिनिस्टर थे असादुज़्ज़मान खान कमाल और एक आईजीपी थे मामून, तो हुँ। उन पे भी ये मामले दर्ज हुए थे। तो जो होम मिनिस्टर और शेख हसीना थी वो तो उस वक़्त भारत आ गए थे, लेकिन मामून जो थे वो सरकारी गवाह बन गए थे, तो वो तब से बांग्लादेश में ही हैं और इस पूरी जाँच में लगातार सहयोग कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस आज जो भी सुनवाई हुई है वहाँ कोर्ट में, वो इस मामले में इकलौते आरोपी थे जो कोर्ट में मौजूद मौजूद थे। थे। जी, बिल्कुल, वो इकलौते ही आरोपी थे जो कोर्ट में मौजूद थे। तो उसके अलावा जो बाकी दोनों आरोपी हैं, शेख हसीना और जो होम मिनिस्टर हैं कमाल, उन दोनों को ही बांग्लादेश फरार मान रहा है क्योंकि वो दोनों इस वक़्त भारत में उन्होंने शरण ले रखी है। पर मामून उस वक़्त सुनवाई के वक़्त जब आदेश दिया जा रहा था, जब फैसला सुनाया जा रहा था, तब कोर्ट में मौजूद थे और उनको मौत की सज़ा नहीं भी हुई है क्योंकि उन्होंने कोर्ट से माफ़ी माँग ली और सरकारी गवाह बन गए वो। लेकिन आज कोर्ट में जब भी ये फैसला सुनाया जा रहा था, लगभग ढाई घंटे की जजमेंट रीडिंग चली वहाँ पर। कोर्ट ने जो वकील थे, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा था और उसके बाद जब जजों ने फैसला सुनाया तो एक-एक करके उन्होंने हर एक पॉइंट्स, हर एक जो आरोप लगे थे उस पर उन्होंने कोर्ट का रुख साफ किया कि किस मामले में वो दोषी हैं या किस मामले में उन्हें एक्विट या आज़ाद किया जा रहा है। तो जो मुख्य तौर पर 5 ऐसे आरोप थे जो उन पर तय किए गए थे, एक जिसके बार खिलाफ। आप क्या मुझे सिलसिलेवार तरीके से और हमारे दर्शकों को वो बता सकते हैं कि किन आरोपों के तहत शेख हसीना और बाकियों को दोषी ठहराया गया है? जी, बिल्कुल आसिफ़। तो शेख हसीना और जो होम मिनिस्टर थे उस वक़्त, उन पर 5 मुख्य आरोप थे जो तय किए गए थे। तो मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ। हुँ। तो पहला तो आरोप था कि जो भी छात्र प्रदर्शनकारी उसमें मौजूद थे, प्रोटेस्ट में मौजूद थे, उनकी हत्या का आरोप, उनको प्रताड़ित करने, उनको यातना देने का आरोप। और उसके बाद जब ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, तो जब हिंसा बढ़ गई, तो उसको रोकने में नाकाम रहने का, ये पूरा एक कैटेगरी थी, जो पहला आरोप था उन पर। लगभग ये बताया जाता है कि लगभग 1400 हाँ लोगों जी। की इस दौरान मौत हो गई जी, थी। जी, बिल्कुल। क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी उस वक़्त, ख़ासकर जब शेख हसीना चली गई थी तो लोग
प्राइम मिनिस्टर हाउस जो था वहाँ घुस गए थे, उनके दफ्तर। इसके अलावा भी तमाम जो सरकारी ऑफिसेज़ थे, आर्मी के ऑफिसेज़ थे, सब जगह हिंसा हुई थी। तो इस दौरान पुलिस ने भी उस हिसाब से रिटेलिएट किए था। तो 1400 लोगों की लगभग मौत हो गई थी और उनकी मौत का आरोप शेख हसीना पर लगा था। इसके बाद जो दूसरा आरोप है वो ये है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने और इस पूरी हिंसा और प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अब पुलिस को और अपनी पार्टी, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग, उसके हथियारबंद लोगों को बहुत ज़्यादा लीथल, बहुत ज़्यादा घातक हथियार इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया था, ताकि वो प्रदर्शन को दबा सके, अपने खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है उसको मतलब दबा एक तरह सके। से खुली छूट दी हुई हाँ थी। जी, उनको खुली छूट दे दी थी कि आप चाहे जो भी हथियार इस्तेमाल करना चाहें करें। इसमें बहुत सारे पूरी वेपन्स की लिस्टिंग की गई है कि कौन-कौन से वेपन्स, किस तरीके की गन्स उन्होंने इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। इसके अलावा जो प्रदर्शनकारी थे, उन पर नज़र रखने के लिए, उनकी निगरानी के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, ताकि वो पता कर सकें कि किस जगह पर बांग्लादेश में किस वक़्त प्रदर्शन उग्र हो रहा है या क्या प्लानिंग चल रही है प्रोटेस्टर्स की। तो ये उन्होंने आदेश दिया था। इसके अलावा उन पर जो तीसरा आरोप है वो पर्टिकुलर 16 जुलाई की तारीख से जुड़ा हुआ है 2024 में, जब उन्होंने बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी में एक छात्र अबू सैयद की हत्या का आदेश दिया, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया। जो ये अबू सैयद थे, ये उस पूरी यूनिवर्सिटी में और उस पूरे एरिया में प्रदर्शनकारी, एक अहम प्रदर्शनकारी के तौर पर थे, जो शेख हसीना के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, जिनकी बाद में हत्या हो गई मतलब थी। इस पूरे प्रदर्शन में एक बड़ा चेहरा हाँ के रूप जी, में और बड़े शख्सियत के रूप में पहचाना जा रहा था। इस बिल्कुल। प्रदर्शन को लीड करने वालों में से हुँ। एक थे। हाँ जी, तो उस यूनिवर्सिटी का जो पूरा गुट था, उसमें वो एक तरह से लीडर के तौर पर सामने आ रहे थे, तो उनकी हत्या का आरोप शेख हसीना पर लगा। चौथा आरोप जो है उन पर, वो ढाका के चांखर पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप है, जिसका आदेश शेख हसीना ने दिया गया, ऐसा कहा गया है। और इसके अलावा जो 5वां आरोप है, वो ये है कि उन्होंने 5 प्रदर्शनकारियों को 5 अगस्त के दिन गोली मारने का आदेश दे दिया था, जिनमें से 4 की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, एक जो प्रदर्शनकारी था वो घायल हो गया था। इसके बाद ये पूरा मामला और तूल ना पकड़े, इसके खिलाफ कोई तहकीकात ना हो, इसके लिए शेख हसीना ने आदेश दे दिया कि वो जो 4 लोग मर गए हैं उनके शव, और जो एक व्यक्ति जिंदा बचा है उसको, उस घायल प्रदर्शनकारी को भी जला दिया जाए, ताकि किसी को भी किसी तरीके का कोई सुराग ना मिल सके। तो ये 5 आरोप थे जो तय किए गए उनके खिलाफ और होम मिनिस्टर के खिलाफ, जिस मामले में आज उन्हें सजा सुनाई गई है। अच्छा, जैसे निकिता, एक सवाल है जो मेरे मन में उठ रहा है कि इस वक्त शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सज़ा सुना दी है और शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हुँ। हैं। तो अब क्या होगा? क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा या बांग्लादेश शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए भारत पे प्रेशर बनाएगा? क्या कुछ हो सकता है आगे? जी, तो पहले मैं आपको बता दूँ कि शेख हसीना के पास कानूनी तौर पर क्या-क्या ऑप्शंस हैं। हुँ। तो पहला ये है कि आईसीटी के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट के एपिलेट डिवीज़न में चुनौती दे सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है कि अगर उन्हें इस फैसले को चुनौती देनी है, तो उन्हें खुद बांग्लादेश में मौजूद होना होगा, और क्योंकि वो जब फैसला सुनाया गया, तब भी बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी, तो ये उनके लिए थोड़ा रास्ता मुश्किल हो सकता है, थोड़ा पेचीदा हो सकता है। लंदन से एक उनकी लीगल टीम है जो ऑपरेट कर रही है, उसने यूएन के स्पेशल रिपोर्टर को अर्जेंट अपील भेज दी है ऑलरेडी, लेकिन यूएन का इस मामले में किस तरह का इंटरफेरेंस रहता है, ये एक बहुत अहम रुख रहेगा। इसके अलावा 12 नवंबर को ब्रिटेन की एक बड़ी लॉ फर्म है डॉटी स्ट्रीट चैम्बर्स, हुँ। इसने भी यूनाइटेड नेशंस में हसीना के खिलाफ जो केस तब चल रहा था, उसके खिलाफ अपील करी थी। तो इस लॉ फर्म का कहना था कि ये जो पूरा केस है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। शेख हसीना को और जो इसमें बाकी दोषी ठहराए गए हैं, उनको इसके लिए औपचारिक नोटिस तक नहीं दिया गया, जो पूरे उनके मुकदमे चल रहे हैं, और सुनवाई उनकी एब्सेंस में हो रहा है, एब्सेंशिया में हो रहा है, शेख हसीना वहाँ मौजूद नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये बहुत ज़्यादा एक तरफ़ा मामला है। इसके अलावा लॉ फर्म ने ये भी दलील दी कि जो अभी सरकार है बांग्लादेश में, जो मोहम्मद यूनुस जिसे हेड कर रहे हैं, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, वो एक क्राइसिस के तौर पर जो एक इंटरिम लीडर नियुक्त हो जाता है, उस प्रोसेस के तहत नियुक्त की गई थी। हुँ। तो उसके पास जनादेश नहीं है, तो उसके पास हक नहीं है एक देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का केस पूर्व चलवाने का, प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का केस चलवाने का। तो उसके लिए भी इस मामले को गलत ठहराया जा रहा है, वो लॉ फर्म गलत ठहरा रही है, और उसने कहा है कि अगर तब 12 नवंबर को उसने कहा था कि अगर इस मामले में हसीना को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो ये ऐसा माना जाएगा जैसे बिना सुनवाई के ही शेख हसीना को सज़ा दी गई हो। इसे समरी एग्जीक्यूशन कहते हैं कोर्ट की भाषा में। तो उन्होंने कहा था कि यूएन को भी इसको इसी तरह से देखना चाहिए। अब उनको सज़ा मिलने के बाद लॉ फर्म का या यूएन का क्या रुख होता है, वो तो पता चलेगा हमें वक्त के साथ। इसके अलावा रही बात भारत का क्या रुख होगा,
तो मैं आपको बता दूँ कि जब से शेख हसीना भारत आई हैं और जब से उन पर अलग-अलग आरोप दर्ज हुए हैं, अलग-अलग केसेस दर्ज हुए हैं उन पर, तो बांग्लादेश लगातार अपील करता रहा है कि भारत से कि शेख हसीना को वापस सौंपने की, लेकिन अब तक भारत की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं था कि वो शेख हसीना को वापस भेजने के लिए तैयार हैं। पर अब भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रीटी है, जिसके तहत वॉर क्रिमिनल्स को एक दूसरे के देश के वॉर क्रिमिनल्स को वापस सौंपा जाता है, तो उसमें कई क्लॉज हैं। उसमें ये भी है कि अगर मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उस मामले में दोनों देश में एक प्रॉपर सुनवाई चलेगी, उसमें तुरंत इस तरह से वापस डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि शेख हसीना को दोषी ठहरा दिया गया और उनको सजा दे दी गई है, तो अब भारत का रुख क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि शेख हसीना ने खुद कहा है अपने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने बीबीसी को दिया था हाल ही में, तो उन्होंने खुद कहा था कि वो बांग्लादेश लौटना चाहती हैं एक समय, लेकिन वो तब लौटेंगी जब ये पूरे मामले में जो उनके खिलाफ लोग साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ जनता फैसला लेने के लिए तैयार हो, जब वो उनके खिलाफ उनको सज़ा देने के लिए शेख हसीना के पास तमाम मौजूद रहेंगे सबूत और सारी चीज़ें, तब वो लौटेंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी और देश को उनके हिसाब से एक वापस से सही रुख में लेके जाएंगी। शेख हसीना के बेटे का भी आज बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उनकी माँ भारत में सुरक्षित है। बांग्लादेश लौटने का या नहीं लौटने का उन्होंने कोई भी ऐसा बयान में नहीं कहा है अपने। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि अब भारत और बांग्लादेश दोनों का ही क्या रुख रहता है। शेख हसीना तो फिलहाल मुश्किल ही लगता है कि वो वापस लौटेंगी, और अगर वो 30 दिन के अंदर वापस नहीं लौटती हैं तो उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का भी मौका नहीं बचेगा। तो शेख हसीना के पास बहुत कम ऑप्शंस है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कि आपने शेख हसीना के बेटे का ज़िक्र किया, तो उन्होंने एक बयान भी दिया था जो उनके बेटे हैं वाजिद, उन्होंने कहा था कि जो अवामी लीग है जिस पर अभी मौजूदा जो यूनुस सरकार है, उसने उस पर बैन लगाया हुआ है। तो उन्होंने शायद कहा भी है बयान जारी करके कि अगर ये जो बैन है वो नहीं हटाया जाता हुँ, है तो आने वाले चुनावों को हम लोग रोकने की हुँ, कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं जो समझना चाहूँगा निकिता आपसे, ये जो आईसीटी है, हुँ, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जहाँ ये हुँ, सुनवाई हुई, हुँ, जिसने शेख हसीना को दोषी ठहराया, हुँ, ये आईसीटी क्या है? हुँ। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल क्या है? जी, आसिफ, तो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश का एक स्पेशल कोर्ट है, जिसे 2009 में बनाया गया था। बेसिकली 2008 में जब बांग्लादेश में चुनाव हो रहे थे, तब शेख हसीना की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक क्लॉज़ रखा था कि अगर उनकी पार्टी जीत जाती है, तो वो एक ऐसा कोर्ट बनाएँगी जो 1971 में जो उनकी लड़ाई थी आज़ादी की, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था पाकिस्तान के हुँ, खिलाफ, उसके जो पूरे मुक्ति संग्राम आंदोलन चला था, उसके जो जनसंहार के जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ सुनवाई के लिए और उनकी सज़ा के लिए ये स्पेशल कोर्ट बेसिकली बनाया जाना था। 2008 में जब शेख हसीना 2/3 मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीत गईं, तो उन्होंने इस कोर्ट का गठन किया 2009 में, और उसके बाद 1971 के मामलों में वो कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तो उस कोर्ट का मेन मकसद जो था वो वॉर क्राइम्स और इस तरह की सिचुएशन से रिलेटेड जो केसेज़ हैं, उनकी ही सुनवाई करना था। पहले ह्यूमन राइट्स वॉच जो थी, उन्होंने इस कोर्ट के कदम को काफ़ी ज़्यादा, कोर्ट बनाने के कदम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि वो आईसीटी की मदद करने को तैयार है 1971 का जो मामला था उसकी जांच के लिए। लेकिन धीरे-धीरे करके फिर आईसीटी के कई फैसलों के खिलाफ सवाल भी उठने लगे। उन पर एक तरफ़ा फैसले लेने, पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले लेने के आरोप लगे, और उसके बाद अब ये पहला मौका है जब आईसीटी पर इस तरीके के कोई अंदरूनी जो देश का मामला है, जो राजनीति भी जिसमें एक एंगल है, जिसमें आम नागरिक और छात्र मौजूद थे, इस तरीके के किसी मामले की आईसीटी सुनवाई कर रहा है और उसने फैसला सुनाया, तो ये पहली बार है। तो इस वजह से भी यूएन, ह्यूमन राइट्स वॉच और कई इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस ने आईसीटी की सुनवाई पर सवाल उठाए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो ये आईसीटी पर आरोप लगता रहा है कि वो कई बार कही सुनी बातों पर विश्वास कर लेता है, सबूतों की ठीक से जांच नहीं करता है, बस सतही तौर पर उन्हें देखकर फैसला दे देता है। तो इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। बहरहाल आईसीटी ने अब मौत की सज़ा दे दी है शेख हसीना को और अज़ादुज़्ज़मान खान कमाल को, जो होम मिनिस्टर थे वहाँ के। हुँ। तो अब देखना होगा कि क्या यूएन का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले में, या भारत क्या कहता है, या बांग्लादेश का अगला कदम क्या होगा, ये हमें कुछ समय में पता चलेगा। फिलहाल बांग्लादेश की जो कोर्ट, ये आईसीटी है, उसने हसीना की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी ज़ब्त करने का आदेश दे दिया, और क्योंकि ये पूरा मामला कई दिनों से गरमा रहा था, पहले 13 नवंबर को फैसला आना था इस पूरे मामले में, लेकिन अवामी लीग के जो वहाँ पे अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं या जो शेख हसीना के सपोर्टर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे इस हुँ। पूरे केस को लेके, काफ़ी ज़्यादा हिंसा भड़क रही थी। तो आज भी शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया था, अगर किसी भी तरीके की हिंसा भड़कती है, पुलिस जो बांग्लादेश की मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसने, तो अब आज ये फैसला सुनाया गया है आखिरकार। तो क्या कैसा माहौल बनता है बांग्लादेश में, वो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। जी, निकिता।
तो आज आईसीटी ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को और वहाँ के होम मिनिस्टर को मौत की सज़ा सुना दी है। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक उसे पहुँचाते रहेंगे। इस खबर की जानकारी देने के लिए हमारे साथी निकिता शामिल थी। मेरा नाम आसिफ है। कैमरे के पीछे है हमारे साथी शुभम है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।